इस वक्त हमारे साथ सलीम इंजीनियर साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर खासकर जो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को क्या दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इस बारे में इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, आज मैंने भी फॉर्म लिया है उसका, और ये लोग बड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो जो खासकर जो मुस्लिम समुदाय है उसको क्या परेशानी आ रही है इसमें? देखिए, मसला सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं है। एसआईआर होना चाहिए, ये तो हम मानते हैं, और पहले भी हुआ है एसआईआर। मगर इस मर्तबा जो एसआईआर किया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है। अब आप देखिए, बिहार में इलेक्शन नज़दीक था और एसआईआर किया गया, और ये शर्त लगाई कि नए एसआईआर की बुनियाद पे जो लिस्ट बनेगी वही लोग वोट कर सकेंगे। और कितनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग वोट नहीं कर पाए जो वैलिड वोटर्स थे। अब यूपी में एसआईआर हुआ है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ, वहाँ तकरीबन 11% वोटर्स जो हैं वो कम हो गए। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये है एसआईआर में कि वो देश के उन तमाम वैलिड वोटर्स को उनके नाम वोटर लिस्ट में आने चाहिए। ये वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, नागरिकों की जिम्मेदारी कभी नहीं रहा। ये बोझ कभी नागरिकों पे नहीं डाला गया कि आप फॉर्म भरिए तब आप वोटर बनेंगे। अब आपने, अगर बहुत से लोगों ने किसी वजह से फॉर्म नहीं भरा तो वो उनका नाम ही नहीं आया। और पहले ये होता रहा कि वोटर से कोई सबूत नहीं मांगा जाता था, न तो फॉर्म भराया जाता था, न ही कोई प्रूफ मांगा जाता था। इलेक्शन कमीशन के लोग घर घर जाते थे, मालूमात करते थे, नाम पूछते थे, पुरानी लिस्ट से मैच करते थे। कोई एड्रेस शिफ्ट हो गया है तो वो नोट करते थे, किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम हटाते थे, कोई नया 18 साल की उम्र के बाद का कोई वोटर हो गया घर में, उसका नाम ऐड करते थे। ये काम था। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये है एसआईआर के थ्रू कि कोई भी नागरिक, चाहे वो कहीं रहता हो, उसके पास मकान हो या ना हो, यहाँ तक के लोग जंगलों में रहते हों, प्लेटफॉर्म पे रहते हों, फुटपाथ पे सोते हों, ऐसे तमाम लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में आने चाहिए। तो दिल्ली में मुख्य रूप से क्या समस्या है? वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना और कोई छूटने ना पाए, ये पर्पज़ है एसआईआर का। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे हटाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे कम किए जाएं, और वो भी किन के कम किए जाएं, किसके हटाए जाएं, किस इलाके में ज़्यादा हटाए जाएं। तो हम साफ देख रहे हैं कि ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और ये पूरा एसआईआर के ज़रिए से नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। और किसी ने कहा है कि पहले वोटर जो है वो सरकार को चुनता था, अब सरकारें जो है वो वोटर चुन रही है कि कौन वोटर है जो हमारे फ़ायदे का है। तो इसलिए आप देखेंगे बिहार में भी, बंगाल में भी, यूपी में भी मुस्लिम समुदाय के वोटर्स की जो संख्या कम हुई है वो औरों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। वोटर हिंदू भी कम हुए हैं, दूसरे और लोगों के भी हटाए गए हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय का परसेंटेज है वोट हटाने का वो बहुत ज़्यादा है। और जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा हटे गए हैं वो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे वो बिहार के पूर्वांचल के इलाके हों या यूपी में दूसरे हों। तो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये एक राजनीतिक एजेंडा है, साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन आज़ादी से काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो हुकूमत के पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर अब सवाल पैदा हो गए हैं। तो अगर किसी लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा न रहे, इलेक्शन कमीशन पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दे, इलेक्शन कमीशन किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र को ख़तरा क्या हो सकता है। तो एसआईआर सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी आज़ाद कराना
ये इस वक्त आम नागरिकों की जिम्मेदारी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद रहे। आज इलेक्शन कमीशन की आज़ादी खतरे में पड़ गई है कि इलेक्शन कमीशन किसी के इशारों पर काम कर रहा है। लेकिन सर ये बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, नाम नहीं आया तो अगली बार वोट दे लीजिएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें हों, सारे जजेज ऐसे नहीं हैं, लेकिन बड़ी तादाद अब ऐसे जजेस की हो गई है जो हुकूमत के दबाव में काम करते हैं, जिनमें इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकें। सबूत किसी के फेवर में है, फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ दिया जा रहा है। अब ख़ुद बाबरी मस्जिद का जो इशू है, 9 नवंबर 2019 को जो फ़ैसला आया, वो सारे एविडेंस वो मुसलमानों के फेवर में थे। उसका फ़ैसले में ज़िक्र भी है, लिखा हुआ भी है जी। इसके बावजूद जो है वो जगह किसी और को दे दी गई। इसी तरह से और भी कई फ़ैसले ऐसे आ रहे हैं। तो अदालतों पर से भी विश्वास अब लोगों का कम होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज है हमारे लिए कि अदालतें भी अब आज़ाद नहीं है, एक तरह से दबाव में काम कर रही हैं। जजेस भी दबाव में काम कर रहे हैं, और बहुत से जजेस तो ऐसे हैं जो बाकायदा पॉलिटिकल एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से जजेस ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद जो है बड़ी पोस्ट हासिल करने के लिए बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद कितने जजेस को जो है, किसी को गवर्नर बनाया गया, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितना हम नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। इंजीनियर साहब, ये बताइए कि बंगाल में अन्याय हुआ, बिहार में अन्याय हुआ, यूपी में हुआ, तो दिल्ली को आप कैसे बचाने के लिए कोई तरकीब है आपके पास? देखिए, अब सारा मामला आम जनता पर आ गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो ताकत नहीं रही। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम कहना चाहते हैं कि वो भी अपने मफादात और अपने जो स्वार्थ है पार्टी के, उससे ऊपर उठकर वो इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए यूनाइट होकर काम करें। और आम जनता को भी अब जो है जागरूक होना पड़ेगा। खाली 5 साल में एक मर्तबा वोट देने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जब तक हम सरकारों पे निगाह नहीं रखेंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल नहीं करेंगे, जो अपने असेंबली और पार्लियामेंट में चुनकर जिनको हम भेजते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनसे पूछेंगे नहीं, और उनके कंडक्ट पर जब तक हम निगाह नहीं रखेंगे, उनकी गलतियों पर टोकेंगे नहीं और सोच समझकर वोट नहीं करेंगे, तब तक ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। मोदी जी आए थे, तो मेरे ख्याल से 12 साल से ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है अच्छे दिन आए हैं, या उसके आसपास हम लोग पहुंच पाए हैं, या अच्छे दिन आ गए हैं? आए हैं अच्छे दिन, लेकिन वो अच्छे दिन उन लोगों के लिए आए हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो अच्छे दिन उन लोगों के लिए आए हैं जो सड़कों पर कानून हाथ में लेते हैं। वो अच्छे दिन उनके लिए आए हैं जो कानून से ऊपर हो गए हैं, जो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मार देते हैं, गाय को बचाने के लिए इंसानों को मार देते हैं, आपस में दंगा कराते हैं, और उन लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस सरकार में आने के बाद जो है रोज़गार बहुत कम हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि रोज़गार मिला है। किसको मिला है? क्रिमिनल्स को मिला है, गुंडों को मिला है। उनको साधन मिले हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हैं, उनको फ़ोन मिले हैं, और उनको और संरक्षण मिला है अपराध करने वालों को। तो ये अच्छे दिन उन लोगों के लिए आए। आम जनता के लिए तो इससे बुरे दिन नहीं हो सकते। बाज़ लोग तो ये कहने लगे हैं कि आज का शासन जो है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ज़माने से भी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रहा है। तो ये जो स्थिति बन गई है, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, जो लोग सत्ता में हैं, जो आता है वो जाता है, और जो आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतना नुकसान, हमारी अभी मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हमने
12 साल में वो कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। हम कहते हैं वो सही कह रहे हैं। 12 साल में उन्होंने देश को इतना नीचे गिरा दिया और 12 साल में उन्होंने देश का इतना नुकसान कर दिया। 12 साल में उन्होंने नफ़रत इतनी फैला दी। 12 साल में उन्होंने समाज में इतना बंटवारा पैदा कर दिया जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये जो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हैदराबाद से आते हैं, वो आजकल मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और अखिलेश यादव पे निशाना साध रहे हैं। उनकी राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, देश में हर एक को अपनी राजनीति करने का पूरा अधिकार है। कोई किसी को कहीं राजनीति करने से नहीं रोक सकता, लेकिन जनता को ये देखना है कि कौन राजनीति नफ़रत की कर रहा है, कौन राजनीति नफ़रती लोगों को मजबूत करने के लिए कर रहा है, कौन राजनीति जो नफ़रती लोग हैं उनको सपोर्ट के लिए कर रहा है। तो ये तो जनता देख रही है। तो ओवैसी साहब की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? व्यक्ति पर नहीं टिप्पणी करते, हम ये कहते हैं कि जो भी इन नफ़रती ताकतों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो मुसलमानों का भी दुश्मन है और देश का भी दुश्मन है। हमारे साथ थे सलीम इंजीनियर साहब, जिन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात कही और ये भी बताया कि अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। नई दिल्ली से संजय कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए।